गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने ये स्टार्ट किया था कि महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति हुई है उसको विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से बताया गया है। आज जो हमने पिछले वाली क्लास में बात की थी, हमने स्टडी किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक वैगनर महोदय माने जाते हैं। वैगनर महोदय ने 1912 के अंदर ये सिद्धांत की स्थापना की। यानी ये जो वैगनर महोदय थे, मौसम वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जब ये चीज़ देखी कि जितने जो महाद्वीप के तट हैं आपस में एक दूसरे से इस तरह से मिलते जुलते नजर आते हैं, साथ ही इन दोनों के महासागर के दोनों चट्टानों, दोनों तरफ के जो तटवर्ती क्षेत्र है उनकी चट्टानों में समानता देखने को मिलती है। इस आधार पर इन्होंने अपनी जो विचारधारा दी वो ये कहा कि संपूर्ण जो महाद्वीप है वो पूरा का पूरा महाद्वीप एक ही महाद्वीप के रूप में था और उस महाद्वीप को इन्होंने पेंजिया नाम दिया। यानी जो पूरा का पूरा एक महाद्वीप, इन्होंने कहा कि पूरा संपूर्ण विश्व एक महाद्वीप के रूप में है, उसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया। यानी ये पृथ्वी के अंदर ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग एक साथ है, इसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया। और यहाँ इनके चारों तरफ जो महासागर है इसके लिए इन्होंने कहा पैंथालासा। पेंजिया मतलब संपूर्ण स्थल भाग, संपूर्ण स्थल रूप, और पैंथालासा यानी जल ही जल। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा, वैगनर महोदय ने यह कहा कि संपूर्ण महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे क्या स्थितियां हुई, पृथ्वी अपने स्थान पे घूम रही थी, सूर्य की परिक्रमा लगा रही थी। ऐसी कंडीशंस में महाद्वीपों के बीच में दरारें पड़ी, चटकन आई और धीरे धीरे घूर्णन गति के कारण और इसके साथ ही जो इन्होंने कहा कि महाद्वीप प्रवाह क्या होने लगा, यानी जो उनमें चटकन आई और महाद्वीप के टुकड़े हुए और वो एक दूसरे से दूर होने लगे, प्रवाहित होने लगे। इसी सिद्धांत को इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब बात आती है जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था, इसमें मुख्य रूप से दो बल काम करते हैं। एक है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल क्या होता है, ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूमने के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में एक अलग फोर्स काम करती है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट करती है किसी चीज को। यानी ध्रुवों पे जब तीव्र गति घूम रही है तो वहां जो चीज है उसको क्या करेंगे, दूर की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर ये कंडीशंस बनती है, पृथ्वी के जो महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए हैं, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने स्थान पे घूम रही है और ध्रुवों से क्या स्थिति हो रही है कि उनको खींचा जा रहा है, इधर धक्का दिया जा रहा है। और इस कंडीशंस में वो महाद्वीप जो थे टुकड़े हुए और वो एक दूसरे से विस्थापित होने लगे। अब ये बात आती है, सबसे पहले जो टुकड़ा था उसको पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के दो भाग हुए, उत्तरी भाग लॉरेशिया भाग और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग को कहा गया, उत्तरी भाग लॉरेशिया, फिर लॉरेशिया से अंगारा लैंड बना और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के ये टुकड़े होते गए। आज अगर हम कहें विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। फिर उसके बाद में जो इन्होंने दूसरा बल दिया बताया ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो भूभाग होता है उस पर इसका खिंचाव आता है। अब इस खिंचाव की अगर हम कहें तो ये खिंचाव को ज्वार भाटा जो आता है, ये ज्वार भाटा में अगर हम देख सकते हैं पानी समुद्र तल से काफी ऊपर उठ जाता है और जैसे ही भाटा आता तो नीचे चला जाता है। तो इसके इन पानी को खींचने में जो बल काम कर रहा है वो है सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। इसी तरह से इन्होंने अपने जो पेंजिया के विभाजन में जो बात कही, इसके विस्थापन में बात कही, वहां पर भी इन्होंने कहा कि ये ज्वारीय बल काम करता है। ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब पानी को खींचा जा रहा है तो साथ में क्या हो, जो पार्ट अलग हुआ उसको भी खींचने की कोशिश की जा रही है। और जब खींचने की कोशिश की जा रही तो जो भाग पहले आपस में जुड़े हुए थे या बहुत पास थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस डिस्टेंस को अगर हम देखें, अफ्रीका महाद्वीप का जो तट है और दक्षिणी अमेरिका, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद क्या स्थितियां होंगी, इस तरह से जुड़ जाएंगे। यानी अगर हम कहें कोई हमारे घर पे कोई खिलौना या कोई वस्तु टूट जाती है और टूटने के बाद हम उसको फेविक्विक से एक दूसरे में फिट करके जोड़ दें और एक जैसी लगने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, जिंग सा फिट। जिंग सा फिट
के थ्योरी को इन्होंने ये कहा कि इस तरह से ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े, लेकिन अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप देखा जाता है। वो गैप कारण क्या है, आपका के घर पे कोई वस्तु टूट गई और आप उसको 4-6 महीने नहीं मत जोड़िए, उसके बाद जोड़ोगे तो क्या होगा, हल्का सा बीच में गैप रहेगा, क्योंकि जो उसके पास वाले किनारे हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे घस के खराब हो जाएंगे। ऐसे कैसे कहते हैं महाद्वीपों का जो तट था उसमें कटा हुआ और इस कारण वो एकदम फिट नहीं होके थोड़ा सा गैप रहता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जिसकी बात करें, संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो संवहन धारा सिद्धांत 1930 में आर्थर होम्स द्वारा दिया गया। अब ये संवहन धारा सिद्धांत क्या है इसको हम समझते हैं। ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यानी आर्थर होम्स ने ये कहा, पृथ्वी का जो भूगर्भ है, पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है, घनत्व में भिन्नता है। पृथ्वी के भूगर्भ में घनत्व में भिन्नता है, जैसा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था। इसका जो घनत्व है उस घनत्व में भिन्नता के आधार पर इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यहाँ ये पृथ्वी का ऊपरी धरातलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है यहाँ पे, और ये भूगर्भ। भूगर्भ में वैगनर महोदय ये कहते हैं कि घनत्व में और तापमान में भिन्नता के कारण क्या स्थितियां होती है, यहाँ से ये धाराएं उठती है और इस तरह से आगे बढ़ती है और इधर ये नीचे की तरफ जाती है। यानी इनका जो ये कहते हैं संवहनीय तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में संवहनीय तरंगों का उठाव होता है, संवहनीय तरंगें उठती है और फिर ऊपर पे एक पृथ्वी के धरातलीय ऊपरी भूभाग पे आने के बाद में विस्थापित हो जाती है। और इस तरह से ये जो संवहनीय तरंगें हैं, इन तरंगों में दो जगह, तो जैसे इस तरफ ये दोनों तरह की संवहनीय तरंगें आपस में मिल रही है और फिर नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ स्थितियां क्या हो रही है, यहाँ से संवहनीय तरंगें ऊपर उठी और 2 पार्ट में डिवाइड होके अलग हो गई। तो ये जो होता है ये सारा घटना मेंटल वाले एरिया में होता है। मेंटल यानी दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल जो है वहां पे ये इस तरह की घटनाएं घटित होती है। अब ये दुर्बलता मंडल के अंदर ये जो क्रिया होती है ये संवहनीय तरंगों के कारण होती है। तो हम ये कह सकती हैं संवहनीय धाराएं, जो आर्थर होम्स ने कहा संवहनीय तरंगे। ये तरंगे कैसे चलती है, तरंगे मुख्य रूप से दो तरह से चलती है। यानी तरंगे पृथ्वी के भूगर्भ से ऊपरी भाग की तरफ और दूसरा है पृथ्वी के ऊपरी भाग से भूगर्भ की तरफ। अब ये जो दुर्बलता मंडल में इस तरह से चलती है, इनके चलने के कारण विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। जहां अगर हम कहें यहाँ ये तरंगे एक दूसरे से अलग हो रही है तो क्या स्थितियां होगी, यहाँ पे ये महाद्वीप का विस्थापित करेगी, वहां से उसको दूर करने की कोशिश करेगी। और यहाँ जैसे ये नीचे आ रही है तो क्या स्थितियां हो रही, दोनों तट पास आएंगे और फिर इस तरह से वो मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्होंने संवहनीय तरंग सिद्धांत में ये चीज समझाई। अब इसके बाद में आती है महासागरीय अधः स्थल की का मानचित्रण। महासागरीय अधः स्थल यानी महासागर का जो भीतरी भाग है वो किस तरह का है। तो भीतरी भूभाग की अगर हम बात करें तो हमारा भीतरी भूभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित ये स्थलाकृतियां पाई जाती है। इन स्थलाकृतियों को अगर हम समझें तो ये स्थलाकृतियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। ये स्थलाकृतियां जैसे अगर हम कहें ये महासागरीय भूगर्भ है तो ये महासागर का पूरा क्षेत्र है। इस महासागरीय क्षेत्र के अंदर कुछ स्थानों पे तो इस तरह के क्या देखने को मिलेंगे, बाहर भूभाग में अगर ऐसा होगा तो उसे हम पर्वत कहेंगे, लेकिन जैसे ही महासागर के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, कटक कहलाएगा। कटक के बाद अगर हम कहें तो कुछ मैदानी भूभाग भी है, यानी विस्तृत मैदानी भूभाग के साथ गहरे जो गर्त हैं वो गर्त भी देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह से महासागरों में जो देखने को मिलती है स्थलाकृतियां, तो ये इसका अधोस्थल इस तरह से रहता है। अगर इसमें हम कहें तो एक चीज यहाँ ये भी रहती है, जो समुद्र के तट से यहाँ से महाद्वीप निमग्न तट, निमग्न ढाल, गहरे विशाल मैदान और ये गर्त और ये कटक। तो यहाँ हम ये कहेंगे तो ये क्या है, महाद्वीपीय निमग्न तट, यानी वह तट जो महाद्वीप से ढका हुआ है। यानी इसके अंदर अगर हम कहें तो ये वाला कहलाएगा महाद्वीपीय निमग्न तट।
यानी वह जो तट ये देखा कहा जाए तो ये महाद्वीप वाला भूभाग है और यहाँ ये जलीय भाग है, यानी ऐसा भाग जो महासागर के अंतर्गत आता है लेकिन महाद्वीप से टच में है और यहाँ गहराई अधिक नहीं होती, इस पे लोग घूम सकते हैं। ये तो हुआ महाद्वीपीय निमग्न तट। और यहाँ अगर हम कहें तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय निमग्न ढाल, यानी ये पूरा का पूरा कहलाएगा महाद्वीपीय निमग्न ढाल, यानी ये महाद्वीपीय निमग्न ढाल कहलाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मैदान कहलाता है, महाद्वीपीय मैदान, महाद्वीपीय मैदान। और ये महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और ये जो इस तरह का पर्वत जो बने हुए रहते हैं इसे कहते हैं महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। इस प्रकार महाद्वीप का जो आंतरिक भूभाग है उस आंतरिक भूभाग स्थल रचना को निम्न रूपों में बताया गया है और इन स्थल रूपों के आधार पर यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ जो विभिन्न जीव जंतु, यहाँ का जो सिस्टम है वो सब देखने को मिलता है। ये इस तरह से हमने ये जो बनाया है ये क्या बता रहा है, स्थल भाग को दिखा रहा है और ये जो डॉट डॉट लाइन्स है वो महासागरीय भाग को दिखा रही है। और यहाँ जो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो बनावट है, इस बनावट के आधार पे मुख्य रूप से हमने इसको 4 भागों में बताया गया है। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न ढाल, महासागरीय मैदान और फिर है महासागरीय तट, महासागरीय गर्त। तो यहाँ ये महासागरीय मैदान हो जाएगा, महासागरीय मैदान। फिर आर्थर होम्स ने आगे कहा कि महासागरीय जो अधः स्थल की बनावट है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमने इसके 4 स्वरूप देखे कि धरातल के जो महासागर के अंदर 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसकी बनावट उस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय सीमा। महाद्वीपीय सीमा से अभिप्राय क्या होता है? महाद्वीपीय सीमा मतलब वह क्षेत्र जहां महाद्वीप और महासागर दोनों मिलते हैं। तो फर्स्ट है महाद्वीपीय सीमा को अगर कहें तो महाद्वीप व महासागरों का मिलन स्थल, महासागर व महाद्वीप का मिलन स्थल, यानी वह क्षेत्र जहां महाद्वीप और महासागर दोनों का मिलन स्थल रहता है, यानी एक तरफ महाद्वीप है एक तरफ महासागर है, वो महाद्वीपीय सीमा कहलाती है। महाद्वीप की सीमा है, सीमा मतलब उसके बाद में महासागर की शुरुआत हो जाती है। ये सीमा हम कहाँ देख सकते हैं? ये इस जगह वाले भाग को हम कह सकते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट वाले क्षेत्र को महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत लिया जाता है कि यानी यह वो बॉर्डर लाइन है जिसके बाद धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो रही है, महासागर का प्रारंभ शुरू हो रहा है। तो महाद्वीपीय सीमा यानी महाद्वीप की अंतिम सीमा जिसके बाद महाद्वीप समाप्त होकर महासागर का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो भारत में स्थितियां देखें तो भारत में केरल के बाद हिंद महासागर शुरू हो जाता है। इधर अगर हम कहें गुजरात में जो है गांधीनगर वगैरह ये जो तटीय क्षेत्र है, कोचीन, सूरत या महाराष्ट्र मुंबई की बात करें, मुंबई के बाद क्या स्थितियां होती है, महासागर की शुरुआत हो जाती है। तो ये जहाँ जो मिलन स्थल है वो कहलाएगा महाद्वीपीय सीमा। उसके बाद आता है गहरे समुद्रीय बेसन। गहरे समुद्रीय बेसन ये क्या स्थितियां होती है? गहरे समुद्रीय बेसन की बात करें तो ये महासागरीय विशाल मैदान होते हैं, यानी महासागरीय विशाल मैदान, यानी महासागर के अंदर जो विशाल मैदानी भूभाग पाया जाता है वहां उस क्षेत्र को हम कहेंगे गहरे समुद्री बेसन। गहरे समुद्री बेसन यानी ये वाला एरिया जो समुद्र में बहुत गहराई पे पाया जाता है, जहां पे अगर हम कहें तो महासागर की जितनी भी जो होती निमग्न तट के या जो भी चीजें होती है वो आके इसके तट के अंदर नीचे धीरे धीरे जमा होती जाती है। फिर अगर हम बात करें तो आगे नेक्स्ट जो तीसरा आता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक की अगर हम बात करें तो कटक क्या है? महासागर के अंदर, महासागर में पर्वतीय स्थिति, महासागर में पर्वतीय स्थिति कटक कहलाती है। कटक यानी महासागर के अंदर पूरा का पूरा एक पर्वत बना हुआ रहता है, उसे हम कटक के नाम से जानते हैं। अगर ये कहें
तो अंध महासागर और जो है अंध महासागर के अंदर मुख्य रूप से एक इस तरह की आकृति का एक कटक बना हुआ है इस तरीके से। अंध महासागर कहाँ है? यहाँ अगर हम बात करें, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र और इधर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो ये इन क्षेत्रों के बीच में जो ये एस आकृति का जो बना हुआ है ये अंध महासागरीय कटक कहलाता है। और जैसा कि आर्थर होम्स ने कहा कि ये मध्य महासागरीय कटक के रूप में रहता है। अब इन्होंने जो ये अपनी थ्योरी दी संवहनीय तरंग सिद्धांत, इन तरंगों के सिद्धांत के लिए ये कहते हैं कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। महाद्वीपीय सीमा पे ये कहते हैं जो संवहनीय तरंगें आ रही है वो इस तरह की आती है, यानी दोनों तरंगें आके मिलती है और फिर नीचे चली जाती है। तो ये जो स्थल होंगे ये कहलाएंगे महाद्वीपीय सीमा। और फिर जो नीचे विशाल मैदान वाले भाग जहां संवहनीय तरंगें पैरेलल चलती है, इस तरह से समानांतर रूप से चल रही है, तो वो कहलाएगा समानांतर क्षेत्र वाला। गहरे समुद्री विशाल मैदान, वहां पे मैदानी रूप में रहेंगे। और महासागरीय कटक यानी जो ये भूभाग जहां से संवहनीय तरंगें चल रही है तो धीरे धीरे क्या करेगी, समुद्री भूभाग को धीरे धीरे ऊपर उठाते रहेगी और एक ये विशाल पर्वत के रूप धारण कर लेता है। और इस पर्वत का रूप धारण करने के कारण जब ये इधर से उधर महासागर में कोई जहाज जाता है तो जहाज को ध्यान रखना पड़ता है कि इधर ये पहाड़ी की ऊंचाई कम है, कहाँ ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें यहाँ वॉशिंगटन से डायरेक्ट यूरोप जाने वाले जहाज इस तरह से नहीं जाके वो क्या करते हैं, यहाँ से घूम के फिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर्वत की ऊंचाई अधिक है, यहाँ ऊंचाई कम होने के कारण जहाज आसानी से इधर से उधर जा सकता है। और यहाँ अगर जाएंगे तो जहाज का जो पैंदा वाला भाग है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थितियों में ये जो हमारी पृथ्वी की बनावट की अगर हम बात करें, महाद्वीपों की जो बनावट बनी है, महासागरों का जो निर्माण हुआ है, उसमें इन विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए और इन सिद्धांतों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो जितनी भी आकृतियां बनी हैं, जो स्थल रूप बने हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ भौगोलिक कारण है, यानी बिना कारणों के कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार आर्थर होम्स का जो ये संवहनीय तरंग सिद्धांत होता है, इसकी एक बार हम समरी समझ लेते हैं कि ये सिद्धांत क्या चीज है। इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो ये सिद्धांत ये बताता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या बता रहा था, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। और ये आर्थर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत क्या कहता है, पृथ्वी के भूगर्भ में चलने वाली तरंगें संवहनीय तरंगें कहलाती है। और इन तरंगों के परिणाम स्वरूप यहाँ पे विभिन्न स्थलाकृतियां बनती है। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीपीय सीमा वाला क्षेत्र, दूसरे गहरे समुद्रीय बेसिन और तीसरे मध्य महासागरीय कटक वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा है संवहनीय धारा सिद्धांत। जो अगला सिद्धांत है वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।